मकसद ये होना चाहिए कि अगर आपको कोई जिम्मेदारी मिली है तो आप उसका कितनी गंभीरता से पालन करते हैं, आप किस विजन के साथ काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये महत्वपूर्ण होता है और जो मौका मिला उसमें हम कैसे निर्णय ले पाए, वो निर्णय जनता के अनुकूल थे या नहीं थे, दूरगामी थे या नहीं थे, मैंने वो विचार किया और उस हिसाब से निर्णय लिए। मैंने कोशिश की कि राज्य को एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दूं, एक ऐसी सरकार दूं। एक दृष्टि से मैंने कभी विचार नहीं किया। कांग्रेस का विचार क्या रहा, क्यों बदलाव इतने किए गए? वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है और अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है हम उसको स्वीकार करने का काम करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया अभी तक कि त्रिवेंद्र जी को क्यों हटाया। चलो त्रिवेंद्र जी को हटा दिया, कोई बात नहीं, आप तीरथ सिंह जी को लाए और बड़ी अल्प अवधि में उनको भी हटा दिया गया। अब तीसरे मुख्यमंत्री को दिया है, उनके पास जो है इतना कम समय है कि वो राज्य के अंदर किस तरीके से इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे, मैं समझता हूं कि इतना समय उनके पास नहीं है। त्रिवेंद्र जी, आपको लग रहा था कि आपने काम अच्छा किया है, ये मौका केवल किसी और को दिया गया है, तो अगर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरती है और वोट मांगती है तो आपके कार्यकाल के किस काम के आधार पर? नहीं, देखिए, हमने 4 वर्षों में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और आम जनता से जुड़े हुए निर्णय लिए हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सोच है, भारतीय जनता पार्टी जिस सोच के आधार पर काम कर रही है और जो पार्टी ने अपने 2017 के विजन डॉक्यूमेंट में जो वायदे जनता के साथ किए थे कि अगर आप हमारी सरकार बनाते हैं तो हम ये काम करेंगे, और मुझे इस बात की खुशी है कि उसमें से 85% जो हमने वायदे जनता से किए थे उनको हमने पूरा किया है। हमने आयुष्मान भारत जैसी योजना और उसका एक उत्तराखंडी वर्जन कहूंगा मैं, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, जिसमें हमने पूरे उत्तराखंड के हर परिवार को 5 लाख रुपए सालाना हेल्थ कवरेज दिया, स्वास्थ्य की गारंटी दी हमने, और 1 रुपए में पानी का कनेक्शन। आज देश में कोई भी राज्य ये नहीं कर पाया है कि 1 रुपए में पानी का कनेक्शन दे रहा है या 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी अगर किसी राज्य ने दी है तो वो उत्तराखंड राज्य है। तो हमने हर दिशा में शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य की दृष्टि में आप देखें तो हमने 3 मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड को 4 साल में दिए हैं। 3 मेडिकल कॉलेज दिए हैं, सीपेट दिया है, आइसर जैसी संस्था हम यहाँ पर लाए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हम लाए यहाँ पर। हम यहाँ पर जो बीसीसीआई से उत्तराखंड की एसोसिएशन को कभी मान्यता नहीं मिली थी, 17 साल बाद हमने सब लोगों को बिठा करके उनको समझाया। मैं भी एक एसोसिएशन का अध्यक्ष था, मैंने कहा सबसे पहले मैं अपने आप को अलग करता हूं इससे, और हमने आज कांग्रेस के हैं जो उसके अध्यक्ष हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों का बुरा नहीं होना चाहिए, हमारे खिलाड़ियों का बुरा नहीं होना चाहिए। हम युवा खेल नीति लाए, तो हमने तमाम इस तरह के प्रयास किए। महिलाओं के लिए हमने एक ऐसा सुधार किया है, शायद देश उसका अनुकरण करेगा, कि पति की पैतृक संपत्ति में हमने महिलाओं को अधिकार दिया, कानूनी अधिकार दिया। देश में ऐसा कहीं नहीं है, हमने पैतृक संपत्ति में दिया। हम कहते हैं महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ेंगी, उनका अपने पति के साथ, परिवार के साथ योगदान होना चाहिए। होगा कैसे? आर्थिक योगदान होना चाहिए, कैसे होगा? तो हम उसके लिए एक ऐसी व्यवस्था हम राज्य में लाए हैं कि मैं समझता हूं कि आने वाले समय में उसको और देश के और राज्य भी अनुकरण उसका करेंगे। हमने 5 लाख रुपए तक का ऋण हम अपने किसानों को बिना ब्याज का दे रहे हैं। शायद देश में कोई राज्य ऐसा नहीं है कि जो ऐसा कर रहा है। तो हमने एक प्रयास किया, हमारे यहाँ 32,000 महिला समूह हैं, उन महिला समूहों को 5 लाख रुपए विदाउट इंटरेस्ट हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं। तो एक प्रयास किया है हमने। पर त्रिवेंद्र जी, कुछ चीजें होती हैं जो उत्तराखंड के लिए खास तौर पर हम
एक पहाड़ी राज्य है, मुश्किल होता है यहाँ पर डेवलपमेंट भी। बहुत सारी यहाँ की अलग ऐसी दिक्कतें होती हैं जो कि सिर्फ उत्तराखंड को ही सामना करना पड़ेगा। हर गर्मी के मौसम में जंगल की आग लगती है, बारिश के मौसम में पहाड़ें दरकती हैं और दिक्कतें उससे आती हैं। मुझे भी पिछली बार के चुनाव याद हैं, जब पलायन का मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से उठता था। मुझे नहीं लगता उन गाँवों में लौट कर लोग आ पाए हैं, लोग वापस बस पाए हैं। महंगाई का मुद्दा, लोग परेशान होते हैं, आप इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। ठीक ठीक। रोजगार तो एक मुद्दा है ही जिसकी वजह से उन्हें पलायन करना पड़ रहा है। किसान आंदोलन का हमने उधम सिंह नगर में देखा है किस तरह का प्रभाव रहा है। ये चीजें नहीं होंगी, ये चीजें वादों से अलग हो जाती। नहीं, देखिए, किसान मूवमेंट एक अलग इश्यू था, उसका स्टेट से कोई मतलब नहीं था। हमने देश का, उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां पर हम गन्ना किसानों को समय पर भुगतान कर रहे हैं। इस समय भी पूरा भुगतान हम कर चुके हैं। बजट में प्रोविजन कर देते हैं कि हमको इतना पेमेंट करना है, हमने उसके भुगतान किया। हम धान का दाम है, गेहूं का, ऑनलाइन हम पेमेंट कर रहे हैं, 1 हफ्ते के अंदर हम पेमेंट कर रहे हैं किसानों का। तो किसानों को उत्तराखंड में जो उत्तराखंड सरकार से हम कहना चाहिए, तो जो भी स्टेट की जो भी पॉलिसी है, कभी भी उत्तराखंड के किसानों ने उसका विरोध नहीं किया, बल्कि हमेशा समर्थन किया है। और हम जो किसानों को दे रहे हैं, जो लोन दे रहे हैं, वो भी हम विदाउट इंटरेस्ट उनको दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसान का जो इश्यू था वो बिल्कुल भिन्न इशू था। और मैं कुछ बातें मुझे बहुत उचित तो नहीं लगती कहनी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसमें एक दूसरे तरह का एलिमेंट उसमें घुस गया था और उसके कारण किसान आंदोलन भटक रहा था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने किसानों के हित में इसको लिया था और देश के हित में वापस ले रहे हैं। उस बात की गहराई को समझना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, जो अपने से हटकर सोचता है, स्टेट से बाहर सोचता है, अपने पार्टी से दलगत से ऊपर सोचता है, वो उस निर्णय की गहराई में जाएंगे तो उन्होंने जरूर इस विषय को समझा होगा। प्रीतम सिंह जी, अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो सरकार 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ चुनी गई थी, उस सरकार ने ऐतिहासिक काम करने का कार्य किया। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि आपने जो कदम बढ़ाए थे, उन कदमों में जो सरकार आज भी आप ही की है, कदम पीछे क्यों खींच रही है? आपने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। एक दिन भी राजधानी गैरसैंण से संचालित नहीं हुई। आपने गैरसैंण को कमिश्नरी घोषित किया, जिसके लिए जैसे ही मुख्यमंत्री बदले उन्होंने एक समिति के हवाले कर दिया। आपने प्राधिकरणों का गठन किया, ऐतिहासिक निर्णय था आपका, आप कह रहे हैं। मुख्यमंत्री बदला, उसे भी कमेटी के हवाले कर दिया। आपने देवस्थानम बोर्ड का गठन किया और तीर्थ पुरोहितों ने लंबा संघर्ष किया, आप ही की सरकार ने उसको विड्रॉ करने का काम किया। आपने भू कानून को बनाया, आप ही की सरकार ने उसके लिए वो भी समिति के हवाले करने का काम किया है। ये तो अजीबोगरीब स्थिति है कि जिस सरकार को उत्तराखंड के लोगों ने चुना था और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिए, तो आप ही की सरकार उसको जो है समितियों के हवाले करने का काम कर रही है, उससे कदम पीछे खींचने का काम कर रही है। तो ये कैसी सरकार है? क्या हो रहा है जी? बात आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं मन की, लोगों की, या फिर करने के बाद गलती का एहसास होता है? देखिए श्वेता जी, आपने भू कानून की बात की, आपने देवस्थानम बोर्ड की बात की। मैं आज भी विश्वास के साथ कह सकता हूं, और जिस आधार पर हमने वो निर्णय लिया था, दुनिया का 125 करोड़ हिंदू इन देवभूमि में आना चाहता है, वो गंगा जल का आचमन करना चाहता है, वो अपने पितरों की मुक्ति के लिए बद्रीनाथ धाम में पिंडदान करना चाहता है। उसके लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए, एक आज हमारे पास पिछले 3-4 सालों में अगर आप देखें तो बहुत तेजी से हमारे यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है।
और हम ये अनुमान लगा रहे थे अगर कोविड नहीं होता तो 2025 तक 1 करोड़ लोग इन धामों में आएंगे। 36 लाख तक पहुंच गए कोविड के बावजूद। तो हम ये कल्पना करते थे कि 1 करोड़ तक लोग इसमें आएंगे। तो उसके लिए आखिर कोई समितियां क्या व्यवस्थाएं कर सकती हैं, ये सवाल हमारे सामने था। केदारनाथ जैसी घटना हमारे सामने वो हुआ। इसके बावजूद मैं आज ये कह सकता हूं कि अगर दुनिया के 120 करोड़ हिंदुओं की आस्था है, अगर इस पर आज भी जनमत संग्रह कराया जाए तो आम आदमी देवस्थानम बोर्ड के पक्ष में है। आम आदमी, मैं कह सकता हूं। भू कानून की जहां तक बात है, भू कानून, पहाड़ खाली हो रहा है। पहाड़ में 80% खेत हमारे बंजर पड़े हुए हैं, उनमें जंगली जानवर रह रहे हैं, उनमें कटीली झाड़ियां उग रही हैं। आखिर उस भूमि का कोई उपयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरी बात, हमारा सीमांत प्रदेश है, लगभग 650 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारी हैं। शत्रु हमारे सिर पर खड़ा है। अगर वहां पर सिविल पॉपुलेशन नहीं रहेगी तो कैसे काम होगा? और सिविल पॉपुलेशन के लिए बहुत जरूरी है कि उसके पास रोजगार हो। आज हमारे पास उत्तराखंड में पर कैपिटा जो लैंड है, लैंड होल्डिंग है, 1 एकड़ है, और पहाड़ों में 90% भूमि असिंचित है, 10% सिंचित है, और वहां पानी पहुंचाना भी संभव नहीं है। राज्य की स्थिति ऐसी कि हम उन पहाड़ों में नदियों से पानी ऊपर चढ़ा सकें, 20-20 हज़ार फुट पर, 18-18 हज़ार फुट पर हम पानी चढ़ा सकें, नहीं है साहब स्थिति। तो हमने उसके लिए परिवर्तन किया। हमने एक नाम दिया सोलर फार्मिंग, कि हमने उन खेतों में आप सोलर फार्मिंग कर सकते हैं, केवल पहाड़ों के लिए किया। आप उसमें सोलर फार्मिंग कर सकते हैं। 824 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पहाड़ों में गया। अगर आप पहाड़ों में हेलीकॉप्टर से सर्वे करेंगे, देखेंगे, तो आपको आज जगह जगह आज सोलर पैनलिंग दिखेंगी। आज सोलर एनर्जी जनरेट करते हुए आपको लोग वहां पर दिखेंगे। इसलिए भू कानून में हम कुछ अमेंडमेंट किया। अगर हम रोजगार देना चाहते हैं, दुनिया अपनी ओर इन्वेस्टर ला रही है। हमने इन्वेस्टर समिट किया था 2018 में। 1,25,000 करोड़ के उसमें एमओयू साइन हुए, 35,000 करोड़ के एमओयू धरातल पर आ गए। आखिर हम उनको जमीनी देंगे तो उद्योग कहां लगेंगे, कहां रोजगार जनरेट होगा? पर वो सवाल तो ये उठा रहे हैं ना कि आप बार बार यू टर्न क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए ये तो कांग्रेस ने इसको इश्यू बनाया। हाँ। उन्होंने एक समिति बनाई, इस पर कोई चेंज नहीं किया है। भाई ठीक है, लोकतंत्र है, कोई विचार करने को कोई इस पर आवाज उठाता है, कोई विरोध होता है। अगर उस पर कोई कमेटी बनती है तो कोई गलत बात नहीं, मैं समझता हूं। इसके बजाय कांग्रेस को चाहिए, देखिए एक सेकंड, अगर परिवर्तन चाहते तो कांग्रेस एक मॉडल रखे प्रदेश की जनता के सामने, देश की जनता के सामने। हमारा ये मॉडल है भू कानून का, ये होना चाहिए, हम उसको स्वीकार करेंगे। अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, मैं आपको बधाई देता हूं कि आप ही की सरकार ने देवस्थानम बोर्ड का गठन किया और आप ही की सरकार ने उसको वापस लेने का काम किया। और उसके बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड जो है निर्णय सही था। तो भाई अपने घर में तय कर लीजिए, आप अपने घर में तय कर लीजिए क्या सही था क्या गलत था। अगर निर्णय आपका सही था तो क्यों नहीं मान रही है आपकी सरकार? आज कांग्रेस की सरकार नहीं है इस प्रदेश के अंदर, आप ही की सरकार है। आप देवस्थानम बोर्ड पे भी कह रहे हैं, ठीक है। आपने कहा कि भू कानून को लेकर के जो बदलाव किए गए वो भी ऐतिहासिक निर्णय था। तो भाई आप बताइए, आपकी सरकार उसको स्वीकार क्यों नहीं कर रही है? ये तो जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा ना। और मैं कहना चाहता हूं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जो वादे सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड के लोगों से किए थे, उन वादों को सत्ता में बैठे हुए लोगों ने पूरा नहीं किया। मैं किसानों के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री भी आए, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता 2017 के विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में ये कहते हुए जा रहे थे, अगर किसान डबल इंजन की सरकार बनाने का काम करेगा तो हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। कहीं नहीं, गलत बात कहीं भी नहीं कहा है। कहीं प्रधानमंत्री जी ने कहीं भी ये बात नहीं कही। प्रीतम सिंह जी नहीं, अच्छा प्रीतम सिंह जी एक बात बताइए, आप बार बार त्रिवेंद्र जी को संबोधित करते हुए, नहीं मैं आप ही से सवाल पूछ रही हूँ। बात तो पूरी करने दीजिए। अच्छा ठीक। आप अगर मुझे पूरा बोलने नहीं देंगे,
और 2022 तक किसान की आय दुगनी होगी, कोई रास्ता प्रशस्त नहीं हुआ। आपने किसानों के हितों के विपरीत 3 काले कानून लाए दिए और उसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बहुत ऐतिहासिक निर्णय था, तो क्यों प्रधानमंत्री जी ने कदम पीछे खींचने का काम किया? आपने कहा कि उस आंदोलन को कुछ लोग समर्थन दे रहे थे। निश्चित रूप से किसान अगर आंदोलन करेगा तो कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी होगी, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेगी। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया कि किसानों की इस लड़ाई में कांग्रेस जन जो है किसानों के साथ खड़े होने का काम करे। हम पूरी ताकत के साथ किसानों के साथ खड़े हुए। ये अजीबोगरीब इत्तेफाक है, 800 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई और तब भी जो है पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो 3 कानून थे वो ऐतिहासिक निर्णय था। फिर क्यों विड्रॉ किया? अगर इतिहास ने सिर्फ इसलिए विड्रॉ किया कि उपचुनाव देश के अंदर हुए, आप पराजित हो गए, 5 राज्यों के चुनाव आपके सामने है, इसलिए आपने उसको विड्रॉ करने का काम किया। आपने बेरोजगारी को दूर करने का वादा किया था, मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है। उत्तराखंड राज्य देश के अंदर बेरोजगारी की दर में सबसे नंबर 1 पायदान पर खड़ा है। क्यों बेरोजगारी दूर नहीं हुई जब आपने वादा किया था? अब मुख्यमंत्री जी कह देंगे कि हमने ये भी नहीं कहा। आपने बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश लगाने की बात कही थी, क्या बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगा? 100 से ऊपर पेट्रोल चला गया, 90 से ऊपर डीजल चला गया। जिस गैस के सिलेंडर को जो यूपीए की सरकार थी 400 पर छोड़ के गई, आज 1000 रुपये में मिल रहा है। कहाँ है वो उज्ज्वला योजना जिसका ढोल पीट रही थी भारतीय जनता पार्टी? आज कहाँ चले गए वो उज्ज्वला? मात्र 16 रुपए की सब्सिडी रह गई है। आप देखिए ना, बात सुनिए, आप कोरोना है, कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। आप देख लीजिए हरिद्वार के अंदर जब कुंभ हुआ, उस कुंभ में कोरोना टेस्टिंग में जो भ्रष्टाचार हुआ वो पूरे देश और दुनिया को पता है। आपने भू कानून को ध्वस्त कर दिया। आप कहते हैं कि ऐतिहासिक निर्णय। हाँ, हमारा रोड मैप था, 2002 में हमारी सरकार थी। हमारी सरकार ने कहा था कि 500 स्क्वायर मीटर जमीन जो है बाहर का व्यक्ति खरीद सकता है। खंडूरी जी की सरकार आई, आप ही की भाजपा की सरकार थी। आप कह दीजिए खंडूरी जी की सरकार ने कहा ये निर्णय गलत था कि उन्होंने उसको 250 वर्ग मीटर करने का काम किया, और नई सरकार आई, आपने उसको और उदार बनाने का काम किया। लेकिन उस पर प्रश्न जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो उठा रही है, हम तो नहीं उठा रहे हैं ना। आप बार बार पूर्व मुख्यमंत्री कह के संबोधित कर रहे हैं। नहीं, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो चर्चा तो ये भी है कि जब से लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर घोषित हुआ प्रीतम सिंह का नाम, तो नाराजगी कांग्रेस के भीतर भी हो गई कि लगता है सीएम का चेहरा यही होने वाले हैं कांग्रेस की तरफ से। देखिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी, मैंने पूरी निष्ठा के साथ प्रयास किया, कोशिश की। हम 2017 के चुनाव में परास्त हुए थे, मात्र 11 विधायक चुन करके आए थे। स्वाभाविक बात है, वातावरण कांग्रेस के पक्ष में नहीं था। हमने पूरी ताकत के साथ कांग्रेस को फिर से खड़े करने का काम किया। राजनीतिक परिस्थितियां बदली। हमारी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी थी, असमय उनका निधन हो गया। राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, आज मैं उसका निर्वहन कर रहा हूं। देखिए, व्यक्ति राजनीतिक दल से ऊपर नहीं होता है। हमारी पहली प्राथमिकता अपने राजनीतिक दल को मजबूत करने की है, और राजनीतिक नेतृत्व जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है जो जिम्मेदारी देगा उसका हम निर्वहन करने का काम। मनमुटाव हो गया ना यहाँ पे, इस पे पार्टी में मनमुटाव हो गया ना, लोगों को लगा कि अरे मुख्यमंत्री तो यही। नहीं, कोई मनमुटाव नहीं है, नहीं हुआ, कोई मनमुटाव नहीं है। आज भी कह रहा हूं इस मंच के माध्यम से कि मैं तो कांग्रेस का एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूं। जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसका निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ करने का। और त्रिवेंद्र जी, बीजेपी का चेहरा कौन है? बीजेपी का चेहरा कौन है उत्तराखंड में? कौन? बीजेपी का चेहरा पुष्कर सिंह धामी है, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होना है। हमने जो आह्वान किया है, प्रदेश की जनता के बीच में जा रहे हैं, युवा नेतृत्व अब की बार 60 पार, 60 के टारगेट को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। मुश्किल लक्ष्य नहीं है 60 पार।
नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। कांग्रेस में जिस तरह से आपसी जंग है वो भी हमको सपोर्ट कर रही है। बीजेपी में आपसी जंग नहीं है। बीजेपी में आपसी जंग अगर कांग्रेस में 90% है, हाँ, तो बीजेपी में 10% है। देख रहे हैं ना आप रोज की स्थिति देखिए, क्या हरीश रावत जी बोलते हैं, क्या प्रीतम सिंह जी बोलते हैं, कभी उनके कार्यकर्ताओं के आपस में जंग होती है, ऑफिस में लड़ते भिड़ते नजर आते हैं, तमाम तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। और इसलिए कांग्रेस का जो आपसी विद्रोह है वो भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। दूसरी चीज मैं ये कहता हूं कि उत्तराखंड पढ़े लिखे लोगों का प्रदेश है, यहाँ की एजुकेशन 88% से अधिक है। वो ये सोचते हैं कि आखिर हमारे पास विकल्प क्या है, क्या कांग्रेस अच्छा विकल्प है? तो आप अगर यहां पर पूछेंगे तो आम आदमी ये कहेगा कि कांग्रेस बीजेपी का विकल्प नहीं हो सकता है, कांग्रेस नेतृत्व प्रदान नहीं कर सकती है। पूरे देश ने उसको रिजेक्ट किया है। अभी प्रीतम सिंह जी कह रहे थे कि साहब पेट्रोल के दाम फलाने दाम, मैं इनसे पूछता हूं कि उत्तराखंड में क्या रेट है और पंजाब में क्या रेट है, उत्तराखंड में क्या रेट है, राजस्थान में क्या रेट है, हमको बता दीजिए आप साहब। तो हम बताएंगे कि बीजेपी ने किस तरह से तेल को रेट को कंट्रोल करने की कोशिश की है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना दे रहे हैं, राजस्थान में क्या दे रहे हैं भैया, पंजाब में क्या दे रहे हैं भैया आप। तो ये चीजें प्रीतम सिंह जी अच्छी तरह जानते हैं, मुझे पता है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन अब उनको यहाँ पर आपने बुलाया है, उनको अपनी पार्टी के पक्ष में कुछ बोलना है, प्रीतम जी बताइए अपना बोलेंगे, क्या पेश कर रहे हैं? देखिए, अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा लक्ष्य उत्तराखंड में 60 के पार है, और मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, आपने हर राज्य का जब चुनाव हुआ उसमें लक्ष्य निर्धारित किया, लेकिन आप झारखंड में मात खा गए, आप छत्तीसगढ़ में मात खा गए, आप राजस्थान में मात खा गए, आप